हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और जो स्टूडेंट अभी बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। या आप किसी अन्य बोर्ड में पढ़ाई करते हैं उसके लिए भी अति आवश्यक है। और जो हमारे भाई बहन किसी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी यह MCQ क्वेश्चन के रूप में बार बार पूछा जाएगा। तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चलिए देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक क्षेत्रक है, क्षेत्र है, बात एक ही है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये अध्याय 2 है। अध्याय 2 और उसका पार्ट 2 है। तो पहला प्रश्न है, देखो अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? उत्तर, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र अथवा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, द्वितीयक क्षेत्रक से आपका क्या अभिप्राय है? तो उत्तर हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्रक की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका साथियों। अब आगे क्या है? नंबर 3, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? उत्तर, किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4, किसी देश के विकास की प्रारंभिक अवस्था में किसी क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है? उत्तर, विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान होता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र। फिर से देखिए इसको, विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि। उसके बाद नंबर 5, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है? उत्तर, तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों से वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन किया जाता है, अतः इसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। सेवा क्षेत्र थोड़ा टाइप होने में वैसे हो गया। सेवा का मतलब नौकरी। चलिए अब स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है साथियों? टिस्को जैसी कंपनी में कौन सा एक्ट लागू नहीं होता है या लागू नहीं होगा? तो उत्तर क्या होगा? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। टिस्को जैसी कंपनी में कौन सा एक्ट लागू नहीं होगा? उत्तर, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? तो उत्तर, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उत्तर, सामाजिक कल्याण व सुरक्षा प्रदान करना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर क्या हो जाएगा? निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना है। क्वेश्चन नंबर 10, संगठित क्षेत्रक से क्या अभिप्राय है? उत्तर, संगठित क्षेत्रक वे संगठित क्षेत्रक वे कार्य स्थान होते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है तथा सरकारी नियमों का अनुपालन होता है। क्वेश्चन नंबर 11, कार्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया है? उत्तर क्या हो जाएगा? कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आता है
लघु उत्तरी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, क्या अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा, किसी अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्रत्येक क्षेत्र का विकास अन्य क्षेत्र पर निर्भर है, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र अन्य क्षेत्र को वस्तुएं अथवा सेवाएं बेचता है तथा अपने स्वयं की जरूरत की वस्तुएं अथवा सेवाएं अन्य क्षेत्र से खरीदता है। क्वेश्चन नंबर 2, असंगठित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? उत्तर, असंगठित क्षेत्र का आशय उन छोटी छोटी एवं बिखरी हुई इकाइयों से होता है जिन पर किसी प्रकार का सरकारी नियंत्रण नहीं होता है। इसमें रोजगारी की शर्तें अनियमित होती हैं तथा श्रमिक का कार्य करने का समय निश्चित नहीं होता एवं इसका कई प्रकार से शोषण किया जाता है फिर से इस क्वेश्चन को देख लिए। असंगठित क्षेत्र का आशय उन छोटी छोटी एवं बिखरी हुई इकाइयों से होता है जिन पर किसी प्रकार का सरकारी नियंत्रण नहीं होता है। इसमें रोजगारी की शर्तें अनियमित होती हैं तथा श्रमिक का कार्य करने का समय निश्चित नहीं होता है एवं उसका कई प्रकार से शोषण किया जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? संगठित क्षेत्र की 2 विशेषताएं बताइए। उत्तर क्या हो जाएगा, संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान होते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है, यानी जिसका रजिस्ट्रेशन होता है होते नहीं वही उनके ऊपर यह नियम लागू होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में अंतर, एक तरफ सार्वजनिक क्षेत्र दूसरे तरफ निजी क्षेत्र। अब इसमें देखिए, परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है। अब इसमें क्या है, परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व होता है। अब नेक्स्ट देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब इधर नंबर 2 क्या है, सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाती है। सारी चीज़ें एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध करवाती है। इसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है सार्वजनिक का। और निजी में क्या है, अधिकतम लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। अब रोजगार, पहले में क्या है, रोजगार सुरक्षा दी जाती है। रोजगार व श्रमिक असुरक्षित होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, संवैधानिक छुट्टी व अन्य सेवाएं दी जाती है। संवैधानिक छुट्टी व अन्य सेवाएं समानता नहीं दी जाती। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र में अंतर क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या भारत में उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है? उत्तर, हाँ, भारत में विगत दशकों में उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का योगदान निरंतर बढ़ता जा रहा है। जीडीपी में इस क्षेत्र के योगदान में निरंतर वृद्धि हुई है। वर्ष 1973-74 में भारत में तृतीय क्षेत्र का योगदान लगभग 48% था। वह वर्ष 2013-14 में बढ़कर जीडीपी का लगभग 68% हो गया, यानी जीडीपी। और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6, तृतीय क्षेत्र से आपका क्या अभिप्राय है? उत्तर, तृतीय क्षेत्र में उन गतिविधियों को शामिल किया जाता है
जो स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, अतः इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है साथियों, असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। उत्तर क्या हो जाए, असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयाँ। यह क्षेत्र सरकारी नियमों व विनियमों को नहीं मानता, न्यूनतम वेतन मिलता है, रोजगार की अवधि व कार्य समय सीमा निश्चित नहीं होती, किसी प्रकार की छुट्टी या लाभ का प्रावधान नहीं होता है, अनिश्चित कार्य क्षेत्र व अच्छी सेवा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, भारत में रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। आज भी देश की अधिकांश जनसंख्या रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है, यानी कृषि पर। प्राथमिक क्षेत्र से देश को खाद्यान्न आपूर्ति होती है। प्राथमिक क्षेत्र से देश को खाद्यान्न आपूर्ति होती है। यह द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र के विकास का आधार है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, भारत में अधिकांश लोग किस क्षेत्र में नियोजित हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, भारत एक कृषि प्रधान देश है या राष्ट्र है तथा यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। जहाँ पर अधिकतर लोग प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों में संलग्न हैं। वर्ष 2017-18 में देश में लगभग 44% जनसंख्या रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। चलिए, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब है कृषि हुआ, मत्स्य पालन हुआ, पशुपालन हुआ, वानिकी सब किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में। कि अब क्वेश्चन नंबर 10, किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब नेक्स्ट उत्तर क्या हो जाएगा, किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, जैसे गन्ने से गुड़ एवं चीनी का उत्पादन करना। यह क्षेत्र उद्योगों से जुड़ा होता है, अतः इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, यह कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, देखो क्वेश्चन नंबर 11, संगठित व असंगठित क्षेत्रकों में रोजगार की परिस्थितियों में क्या अंतर पाया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। इसमें क्या है, पहले में संगठित क्षेत्र अधिक वेतन प्राप्ति, अब इसमें असंगठित में कम वेतन प्राप्ति, और नौकरी सुरक्षित नहीं। इसके साथ ले लीजिए इसका। अब आगे क्या है, कार्य की स्थितियाँ अच्छी, निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियाँ, कर्मचारी योजनाओं का लाभ नहीं, और कार्य अवधि, काम के घंटे निश्चित, कोई निश्चित कार्य अवधि नहीं। तो यहाँ तक आप इसके साथ ले लीजिए इसका। अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 अधिनियम के प्रावधान। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी 2005 अधिनियम के प्रावधान बताइए। उत्तर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी, यानी महात्मा गांधी नरेगा वाला है, नरेगा है, एक केंद्र सरकार की योजना है। अब क्या है, रोजगार न मिलने या कम मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। उसके बाद अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही कार्य स्थल होना, 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित है। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी 2005
अधिनियम के प्रावधान बताइए। अब क्या है, यहाँ तक तो हो गया था ना, यहाँ तक तो होता है महिलाओं के लिए सुरक्षित है, गरीबों में भी अति गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करना, ये यहाँ तक ले लीजिए, शायद मैंने करा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 13, खुली बेरोजगारी व प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उत्तर क्या हो जाएगा, खुली बेरोजगारी में लोगों के पास रोजगार नहीं होता, जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी में लोगों के पास क्षमता से बहुत कम काम उपलब्ध होता है। खुली बेरोजगारी प्रायः शहरी क्षेत्रों में, जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की कोई 3 विधियाँ समझाइए। उत्तर क्या है, क्षेत्रीय शिल्प उद्योग व सेवाओं को प्रोत्साहन देना, पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देना, अनावश्यक सरकारी नीति व नियमों में परिवर्तन करना, और उसके बाद मूलभूत सुविधाएं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, अब आसान शर्तों पर ऋण या आर्थिक सहायता प्रदान करना। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसे कहते हैं। भारत में इसे नापने का कार्य किस संगठन द्वारा किया जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के भीतर किसी वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब आगे क्या है, मापन का कार्य केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें करती हैं। अब आगे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16, तीव्र जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार बेरोजगारी को प्रभावित करती है। उत्तर नंबर 1, रोजगार के अवसर जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में नहीं बढ़ते हैं। नंबर 2, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र तीव्र गति के बढ़ रही जनसंख्या को पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान नहीं कर पाते हैं। नंबर 3, कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी बढ़ जाती है। अब इसके बाद आता है दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न क्या है। नंबर 1, अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता को समझाइए। उत्तर, किसी भी अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्रत्येक क्षेत्र का विकास अन्य क्षेत्र पर निर्भर है, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रक को वस्तुएं अथवा सेवाएं बेचता है तथा अपने स्वयं की जरूरत की वस्तुएं अथवा सेवाएं अन्य क्षेत्रक से खरीदता है। प्राथमिक क्षेत्रक मुख्यतः न कि पूर्णतया प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करता है। द्वितीयक क्षेत्रक की गतिविधियों में प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। द्वितीय क्षेत्रक की मांग द्वारा प्राथमिक क्षेत्रक प्रभावित होता है तथा द्वितीय क्षेत्रक पूर्णतः प्राथमिक क्षेत्रक के उत्पादों पर निर्भर रहता है। इसी प्रकार तृतीयक क्षेत्रक की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में मदद करती हैं। चलिए अब आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। नंबर 2 क्या है, अंतिम वस्तुओं एवं मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर बतलाइए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट, उत्तर क्या हो जाएगा, अंतिम वस्तुओं एवं मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर क्या है। अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं। अब वे पहले क्या है, अंतिम में वे वस्तुएं जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती है अंतिम वस्तुएं कहलाती है। मध्य क्या है, ऐसी वस्तुएं जो अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्माण में प्रयुक्त की जाती है मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। अब पहले में क्या है, अंतिम वस्तुओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में शामिल किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं का
मूल्य अंतिम वस्तुओं के मूल्यों में पहले से शामिल रहता है, अतः इसे सकल घरेलू उत्पाद में नहीं जोड़ा जाता। अब आगे क्या है, अब इसके उदाहरण क्या है, बिस्कुट, ब्रेड, रेडीमेड कपड़े आदि पहले में। अब मध्य में क्या है उदाहरण, गेहूँ, कपास, सिले कपड़े आदि। अगर कपड़े की बात आएगी तो अंतिम वस्तुएं, और सिले कपड़े की बात आएगी तो मध्यवर्ती वस्तुएं। चलिए अब यहाँ पे जो है इसलिए चाल ले लीजिए इसका। अब नंबर 3, असंगठित क्षेत्र की प्रमुख 2 विशेषताएं बताइए। असंगठित क्षेत्र श्रमिकों के संरक्षण के उपाय भी लिखिए। तो उत्तर विशेषताएं क्या है, असंगठित क्षेत्र छोटे तथा सरकारी नियंत्रण से बाहर होते हैं। श्रमिकों को कम मजदूरी पर भुगतान किया जाता है तथा रोजगार अनियमित होता है। श्रमिकों के संरक्षण के उपाय, असंगठित क्षेत्र में सरकार को कुछ नियम व कानून बनाने चाहिए। लोगों को उस क्षेत्र में काम करना चाहिए जहां काम नियमित तत्काल भुगतान की व्यवस्था तथा काम की सुरक्षा हो। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों हेतु सरकार को सार्वजनिक सेवाओं में वृद्धि करनी चाहिए। इस क्षेत्र में सरकार को नियमों की कठोरता से अनुपालन करवानी चाहिए। सरकार द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में किस आर्थिक क्षेत्र में के अंतर्गत अल्प रोजगार की दशाएं अधिक पाई जाती हैं? प्रमुख कारण बताइए। उत्तर, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत अल्प रोजगार की दशाएं अधिक पाई जाती है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। देश का अधिकांश श्रमिक कृषि क्षेत्र में जुटा है, जहां कार्य केवल कुछ महीनों के लिए होता है, अतः यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति पैदा करता है। परिवार के सभी सदस्य कृषि कार्य में लगे होते हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम तो करता है, किंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं होता है। देश की अधिकांश जनसंख्या गाँव में निवास कर रही है, जबकि वहाँ पर रोजगार के अवसर बहुत कम है, अतः वहाँ अल्प रोजगार अधिक पाया जाता है। गाँव में वैकल्पिक रोजगार के अवसर न होने के कारण लोग कृषि कार्यों में ही लगे रहते हैं, जिससे अल्प बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चलिए यहाँ तक इसी इंसान लीजिए इसका। अब नेक्स्ट, यद्यपि आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों को में विभाजित किया गया है, लेकिन वे परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा, यह कथन पूर्णतः सत्य है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादन बढ़ाने व वितरण के लिए नई तकनीकों व परिवहन की आवश्यकता होती है। विनिर्माण उद्योग के लिए कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट है, प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र की सहायता से ही सेवा क्षेत्र के नए नए रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। अब जैसे भंडारण, बैंकिंग, यातायात आदि। अब तीनों क्षेत्र परस्पर निर्भर हैं, किसी एक की भी अनुपस्थिति का अन्य दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर एक नहीं है तो अगले काम नहीं होगा, अगला नहीं है तो पहले काम नहीं होगा। इस तरह से जो है एक दूसरे से बंधे होते हैं। अब आगे क्या है, देश में असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है? चलिए उत्तर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 6 उत्तर देखिए। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के संरक्षण हेतु अग्र उपाय अथवा सुझाव दिए जा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार, ग्रामीण व कृषि के क्षेत्रों में विभिन्न सुविधाएं जैसे वित्त सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, विपणन सुविधाएं आदि का विस्तार किया जाना चाहिए। अब आगे क्या है, लघु एवं कुटीर उद्योगों को संरक्षण। विभिन्न लघु
एवं कुटीर उद्योगों के विकास हेतु उन्हें सरकार द्वारा संरक्षण दिया जाना चाहिए। पिछड़े वर्गों का उत्थान। अधिकांश पिछड़े वर्ग के लोग असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, अतः सरकार को इन वर्गों के उत्थान हेतु विशेष प्रयास करने चाहिए। सामाजिक सुविधाओं का विस्तार। असंगठित क्षेत्र में सरकार को सार्वजनिक सुविधाओं का तीव्र गति से विस्तार करना चाहिए। अब आगे क्या है? नियमों का कठोरता से पालन। असंगठित क्षेत्रों में सरकार द्वारा बनाए नियमों की कठोरता से अनुपालन करवाई जानी चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, अब तृतीय क्वेश्चन नंबर 7। तृतीय क्षेत्र किस प्रकार प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों के विकास में सहायता करता है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र निम्न प्रकार से प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों में सहायता करता है। यह परिवहन के रूप में इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बाजार तक ले जाने में सहायता करता है। यह गोदामों तक इनकी उत्पादित वस्तुएं ले जाकर सहायता प्रदान करता है। यह उत्पादन और व्यापार हेतु वार्तालाप के लिए संचार के रूप में सहायता करता है। यह इन क्षेत्रों को पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बैंक के रूप में सहायता करता है। और उसके बाद तृतीय क्षेत्र प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को कई व्यापारिक सेवाएं उपलब्ध करवाता है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं आदि तृतीय क्षेत्रों के उदाहरण हैं। चलिए अब यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को निम्नलिखित मुद्दों पर सुरक्षा की आवश्यकता है। मजदूरी सुरक्षा और स्वास्थ्य उदाहरण के साथ व्याख्या करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा उत्तर, नियोक्ता मजदूर की रक्षा करने वाले कानूनों का पालन करने से इनकार करते हैं, इसलिए सुरक्षा की आवश्यकता है। श्रमिकों को उचित मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है और इसलिए उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता होती है। नौकरी सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है। श्रमिकों को भविष्य निधि, ग्रेजुटी भुगतान, किए गए अवकाश, चिकित्सा लाभ आदि जैसे कोई अन्य लाभ नहीं मिलते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन नहीं। आगे क्या है? अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं? 9 क्वेश्चन है, अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं? अल्प बेरोजगारी को दूर करने के तरीके बताइए जिससे अतिरिक्त रोजगार का सृजन हो सके। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए यहाँ तक है। क्या उत्तर क्या हो जाएगा? अल्प बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं परंतु उन्हें कार्य करने का अवसर उनकी क्षमता से कम मिलता है। अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। अल्प अथवा छिपी बेरोजगारी दूर करने के उपाय क्या है? उचित बैंक ब्याज दर पर लोगों को ऋण दे ताकि वे स्वरोजगार कर सके। अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों व सेवाओं में वृद्धि हो। किसानों के उत्पादन के भंडारण के लिए शीत भंडारण की व्यवस्था कराई जाए। यानी शीत भंडारण मतलब एक कोल्ड स्टोर हो वहाँ पे, जहाँ पे किसान खेती करते हैं गांव के आसपास कहीं, तो वहाँ पे भंडारण की व्यवस्था हो जाएगी। क्या है? कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर में वृद्धि का प्रयास करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार कार्यक्रमों एवं योजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है? सार्वजनिक क्षेत्रों का अधिक विस्तार किया जाना चाहिए ताकि रोजगार के अधिक अवसर सृजित हो सके। चलिए और आगे क्वेश्चन नंबर 10, जब कोई देश विकसित होता है तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता है तथा द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का बढ़ता है। इस कथन का विश्लेषण करें। तो उत्तर क्या हो जाएगा?
विकसित देशों का इतिहास बताता है कि विकास की शुरुआत में आर्थिक क्रियाओं में प्राथमिक क्षेत्र महत्वपूर्ण था। कृषि के तरीके में बदलाव से खाद्यान्नों का उत्पादन अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध, विनिर्माण के लिए नए तरीके, फैक्ट्रियों विनिर्माण के लिए नए तरीके, फैक्ट्रियों का उभरना व विकसित होना, उत्पादन और रोजगार में द्वितीयक क्षेत्र महत्वपूर्ण, द्वितीयक क्षेत्रकों से तृतीयक क्षेत्रकों से में स्थानांतरण, कुल उत्पादन के संदर्भ में सेवा क्षेत्र महत्वपूर्ण बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, देश में अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करने के उपाय बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, देश में अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करने के उपाय बताइए। उत्तर क्या हो जाएगा? देश में निम्न उपायों से अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित किए जा सकते हैं। कृषि क्षेत्र का विकास कर अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित किए जा सकते हैं। कृषि में सहायक गतिविधियों का विकास किया जाना चाहिए। लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र में अतिरिक्त विनियोग करना चाहिए। अब आगे क्या है? सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार कर रोजगार अवसर उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। देश में आधारभूत संरचना का विकास करना चाहिए ताकि कृषि एवं उद्योगों का विकास हो सके एवं रोजगार अवसरों में वृद्धि हो सके। अब आगे क्या है? देश में निजी क्षेत्र में भी विनियोग को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। तो साथियों, ये वीडियो हुआ पूरा, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसका अध्ययन करना आपको बहुत आवश्यक है। अब इसके बाद इसके हम MCQ क्वेश्चन जल्द प्रोवाइड कराएंगे। अब मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि आप वीडियो अच्छा लगा हो साथियों तो आप इस पर लाइक करिए और कमेंट करिए, शेयर भी करिए। तो चलिए अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।